ललीपुर नाम के एक गांव में हीरालाल नाम का एक बैल अपनी पत्नी लल्ली गाय, बेटा बेसन बैल और बेटी बर्फी गाय के साथ रहता है। हीरालाल की माँ मरने से पहले उसे ये बात बहुत अच्छे से 100 बार समझाकर मरी थी कि बेटियां किसी काम की नहीं होती है, शादी करके अपने घर चली जाती है। एक बेटा ही होता है जो वक्त पर माँ बाप के साथ रहता है। इस बात पर हीरालाल को तब यकीन होता है जब उसकी बहन किसी दूसरी बहुत बड़ी समस्या की वजह से अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आ पाती है। इसीलिए मेरी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है और जब वक्त आएगा मुझे संभालना उसकी जिम्मेदारी है। सिर्फ 100 रुपए ही तो मांगे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो? वो भी तो तुम्हारी बेटी है। वो बिना वजह खर्च करने के लिए थोड़ी मांग रही है। कौन कह रहा है उसे पढ़ने के लिए? घर के काम वाम सिखाओ, कुछ ही सालों में शादी करके बेच देंगे। अभी पढ़ाई का खर्चा, तब शादी का खर्चा, ये तो हमें लूटने के लिए ही जन्म लेती है। बर्फी बिना कुछ कहे उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। लल्ली भी इस उल्टे बैल से क्या बहस करना कहकर वहाँ से चली जाती है। लल्ली उसे घर चलाने के लिए मिले हुए पैसों में से थोड़े थोड़े से पैसे बचाकर बर्फी को पढ़ाती रहती है। बर्फी के पास पढ़ने का कोई भी साधन सही नहीं है, फिर भी वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और बेसन के पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा आखिरी आने का रिकॉर्ड बनाकर रखता है अपना। कभी तो अच्छे नंबर लेकर आया कर नालायक, 5 क्लास में आ गया है और तुझे अभी तक ABCD भी नहीं आते हैं। ये सब तेरे पिता के नखरों की वजह से हो रहा है। तो फिर उन्हीं से कहो ना माँ, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? आपको और कोई काम नहीं है क्या करने को? ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? कहीं से सीख कर आ रहा है ये ऐसी बातें? लल्ली, क्यों उसे परेशान कर रही हो? ठीक से बात करना भूल गई हो क्या तुम? ऐसे हीरालाल हमेशा लल्ली को ही चुप करवाने की वजह से लल्ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी बेटी को लेकर अलग रहने का फैसला करती है। इस बात पर भी हीरालाल उन्हें कुछ कहकर मनाने की बजाय ऐसे हंसकर जाने को कहता है। मैंने कब से एक ही बात कहता आया हूँ, ये बेटियां सिर्फ खर्चा करवाती है, बाकी किसी की काम की नहीं है। तुम मेरा खर्चा कम कर रही हो तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? मेरा बेटा पढ़े या ना पढ़े, बड़ा होकर मेरा व्यापार संभाल लेगा बस। ठीक है कहकर लल्ली अपनी बेटी बर्फी को लेकर वहाँ से चली जाती है और बिना हीरालाल की मदद के खुद ही काम करके अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाती है। बर्फी भी सब कुछ मिलने पर खुश होकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। माँ, मैं हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट आई हूँ। हाँ पापा, पूछने की जरूरत नहीं है, मैं फेल ही हुआ हूँ। मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे साइकिल का टायर उछालना है, बड़ी बड़ी बाइक्स चलानी है। ऐसे समय गुजारता जाता है। बेसन बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़कर भी आज एक अनपढ़ ही है। वो अपनी महंगी महंगी बाइक्स के चक्कर में अपने पिता की सारी जिंदगी की कमाई और व्यापार बेच देता है। अब ये सिर्फ घर ही बचा है बेटा,
लगता है मैंने तुम्हारा माँ की बात नहीं सुनकर बहुत बड़ी गलती की है। अभी भी वक्त है, रास्ते पर आ जाओ। घर नहीं है पिताजी, घर था। मैं बेच दिया इस घर को भी पिंकी से शादी करने के लिए। पैसे उसी के पास है। मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ और आपको भी कोई आकर धक्के मारने से पहले घर छोड़ दो। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है बेसन बेल। वो बात सुनने के बाद घर की दीवारें पकड़कर रोने लगता है हीरालाल। तभी वहाँ पर बर्फी और लल्ली आते हैं। मैंने तुम्हें समझाने की लाख कोशिश की थी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी बेटी आज एक बहुत बड़ी अफसर बन गई है। ये बात सुनकर अपने बेटे को नालायक मत समझना। तुम्ही ने उसे ऐसे बनाया है, वरना वो भी आज कोई अच्छा काम कर रहा होता। तुम सही कह रही हो लल्ली, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। लल्ली और बर्फी कहते हैं कि वो घर उन्होंने ही खरीदा है, तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तब से वो सब मिलकर एक परिवार की तरह अच्छे से रह सकते हैं। चिमपुर नाम के एक गांव में चीनी नाम की एक गर्भवती गाय अपने पति पुटिन बैल के साथ रहती है। पुटिन एक बहुत ही गरीब बैल है। गुजारा करने के लिए उसे हर रोज मजदूर करना जरूरी है। इसलिए पुटिन हर रोज काम के लिए गांव में भटकता रहता है। चीनी, मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जो भी बचा है तुम खाकर अच्छे से आराम कर लो। मैं आज बिना काम किए लौटकर नहीं आऊंगा। मुझे कौन सा मेहनत करना है जी घर में रहकर। दिन भर काली ही तो पड़ी हुई रहती हूँ। आप कालो, पता नहीं आज कैसा काम मिलेगा। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। मुझे इन सब का आदत है चीनी, और तुम्हें भी होगी। लेकिन फिलहाल तुम्हें अपना और बच्चे दोनों का ख्याल रखना है। इसीलिए खुश रहो। मैं शाम को लौट कर आऊंगा। ऐसे कहते हुए पुटिन काम के लिए गांव में निकल जाता है। कुछ जमींदारों से मिलता है और कुछ दुकानदारों से भी मिलता है, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती है उसकी। तब और किसके पास जाऊं कहकर परेशान हो रहे पुटिन को एक आवाज सुनाई देती है। अरे पुटिन, तुम यहाँ पर? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये काम है, करोगे ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया है भाई साहब। मैं कितनी भी मेहनत करने को तैयार हूँ। बस काम खत्म होते ही पैसे दे दो। 100 चावल का बोरिया है और 5वें माले पर रखना है। काम जितनी जल्दी खत्म करोगे उतनी जल्दी पैसे लेकर जा पाओगे। ठीक है कहकर पुटिन बैल जल्दी से अपना काम शुरू कर देता है, और चाहे कितनी भी थकान हो या कितनी भी मुश्किल हो, शाम होने से ठीक थोड़ी देर पहले अपना काम पूरा कर लेता है। तुम्हारी हिम्मत के जवाब नहीं पुतिन। ये लो, मेरी तरफ से 100 रुपए इनाम। भैया जी, मेरा एक सवाल है, गलत मत समझना, लेकिन इतनी सारी चावल के बोरियां इतनी ऊंची बिल्डिंग पर रखवाने की वजह क्या है? तुम्हें नहीं पता है क्या पुतिन? आज रात के बाद से गांव में तेज बारिश होने वाली है, इसीलिए मैंने सारे चावल ऊपर रखवा दिए हैं। अब कवर से ढककर गांव से बाहर चला जाऊंगा। ऐसे कहकर वो बैल वहाँ से चला जाता है।
पैसे लेकर चिंतित पुटिन भी अपने घर लौट जाता है और पत्नी चीनी से सारी बात बताता है। चीनी उस बात को सिर्फ एक अफवाह कहकर भूल जाने को कहती है। पुटिन बेल अपनी चिंता दिखाकर चीनी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी बात में हाँ मिलने की कोशिश करता है। आज थोड़ा अच्छा सा खाना बनाकर खाते हैं, घर जल्दी लौटकर आने की खुशी में। ऐसे कहते हुए चीनी सच में उस बात को भूलकर खाना बनाने लगती है। तभी उसके बच्चे के जन्म लेने का वक्त शुरू हो जाता है। घबराया हुआ पुटिन पास ही में 2 घर बाद रहने वाले उसके भैया और भाभी से मदद मांगने के लिए जाता है। बस थोड़ा सा सब्र कर लो चीनी, मैं भैया और भाभी को लेकर आता हूँ। भाभी तुम्हें मदद करेंगी। ऐसे कहकर बाहर निकले पुटिन को घर के बाहर तेज बारिश का सामना करना पड़ता है और 2 घर पार होकर भैया के घर पहुंचने तक पानी घुटनों तक पहुंच जाता है। पुटिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चीनी कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? नहीं भैया, वो ठीक नहीं है। उसे बच्चे होने वाला है और मदद के लिए कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। ठीक है कहकर पुटिन का भाई और भाभी अपने घर के सामान को ऐसे ही छोड़कर पुटिन की मदद करने के लिए जाते हैं। इस घर से उस घर पहुंचने तक पानी का बहाव और तार बढ़ जाता है। भैया, मैं एक 5 मंजिल की बिल्डिंग को जानता हूँ। वहाँ पर अच्छा प्लास्टिक का कवर भी है। भाभी और चीनी को अपनी रेडी पर बैठाकर वहाँ पर ले जाता हूँ। यहाँ पर रहे तो डूबकर मर जाएंगे। ठीक है कहकर पुटिन बेल और उसके भैया बड़ी मुश्किल से चीनी को रेडी पर बिठाकर खुद आधे डूबे हुए रेडी को पंख में कंधों पर उठाकर उस बिल्डिंग पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर पुटिन के बच्चे का जन्म होता है और सब एक चैन की सांस लेकर तूफान के खत्म होने के इंतजार करते हैं।